नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की इंग्लिश टेक्स्ट बुक, जिसका नाम कलाइडोस्कोप है, उसके पीछे छिपे एक बहुत ही शानदार फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर को डीकोड करेंगे। सोचिए, एक पाठ्य पुस्तक किस तरह से सिर्फ कहानियों और कविताओं का संग्रह ना होकर हमारे सीखने और सिखाने के पूरे तरीके में एक बड़ी क्रांति ला सकती है। ये सच में कमाल की बात है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले आज के सफर की एक रूपरेखा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे रोट लर्निंग यानी रटने की प्रथा को छोड़ने से। उसके बाद हम एनसीएफ के दर्शन को समझेंगे। फिर आएगा हमारी किताब कलाइडोस्कोप का परिचय और इसकी विविध साहित्यिक दुनिया। और आखिर में हम बात करेंगे कि ये सब एक स्टूडेंट को कैसे सशक्त बनाता है। एकदम लॉजिकल और मजेदार सफर रहने वाला है ये। तो चलिए अपने पहले पड़ाव पर आते हैं, बियॉन्ड रोट लर्निंग, यानी सिर्फ रटने की आदत से आगे बढ़ना। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ये बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किन समस्याओं से जूझ रहा था। सदियों से चली आ रही पुरानी किताबी ज्ञान की विरासत और आज के आधुनिक लक्ष्य यानी स्कूल के बाहर का जीवन, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा टकराव है। शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ स्कूल की चारदीवारी में कैद रहे। किताबी ज्ञान और असली दुनिया के बीच जो एक गहरी खाई बन गई थी ना, बस उसे ही भरने के लिए ये बड़ा पेडागॉजिकल शिफ्ट लाया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, द एनसीएफ फिलॉसफी। ये वो सोच है जिसने एजुकेशन को देखने का नजरिया ही बदल दिया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी एनसीएफ, ये वही बुनियादी ब्लूप्रिंट है जिसे घर, समाज और क्लासरूम के बीच की दूरी को मिटाने के लिए बनाया गया था। ये कोड देखिए, बहुत ही पावरफुल है। ये फ्रेमवर्क कहता है कि बच्चों को सिर्फ ज्ञान लेने वाली निष्क्रिय मशीन मत समझो, बल्कि उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनाओ। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। पहले टीचर बोलते थे और बच्चे सिर्फ सुनते थे, पर अब फोकस पूरी तरह से चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पर है। और इस नए दृष्टिकोण के तहत हमारे रोजमर्रा के टाइम टेबल में थोड़ा लचीलापन, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सोचिए, अगर हम बच्चों को आश्चर्य करने का, सोचने विचारने का या खुद से सवाल पूछने का वक्त ही नहीं देंगे, तो वो नया क्या सीखेंगे? परीक्षा के मार्क्स को ही एकमात्र पैमाना मानने के बजाय असली चर्चाओं और कल्पनाशील गतिविधियों को आगे रखने की सख्त जरूरत है। तभी तो पढ़ाई तनाव की जगह एक खुशी का अनुभव बनेगी, है ना? तो इन सब ख्यालों को एक्चुअल में जमीन पर कैसे उतारा गया? यहाँ एंट्री होती है हमारे तीसरे भाग की, इंट्रोड्यूसिंग कलाइडोस्कोप, एक ऐसी पाठ्यपुस्तक जो इन सभी एम्बिशियस आइडियाज को हकीकत बनाती है। एनसीईआरटी द्वारा इस पुस्तक का निर्माण कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं था। इन बड़े और महत्वपूर्ण विचारों को आकार देने के लिए एक विशेष टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमिटी और एक एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया गया और इसका मार्गदर्शन किया प्रोफेसर नामवर सिंह और प्रोफेसर आर अमृतावली जैसे दिग्गजों ने। इतने सारे अनुभवी शिक्षाविदों की मेहनत और उनके डीप कॉन्टेम्पलेशन के बाद ही इस किताब की क्वालिटी को इतना बेहतरीन बनाया जा सका है। और हाँ, पुरानी सोच को बदलने के साथ साथ नए जमाने के टेक का टच भी जरूरी है। क्यूआर कोड्स जैसे डिजिटल एलिमेंट्स का किताब में शामिल होना ये साफ दर्शाता है कि कोशिश आज के आधुनिक समय के हिसाब से खुद को ढालने की है। ये क्यूआर कोड पढ़ने वालों को डायनामिक डिजिटल रिसोर्सेज तक तुरंत पहुंच देता है। ज्ञान को सिर्फ कागज के पन्नों तक सीमित ना रखकर उसे डिजिटल दुनिया से जोड़ना इसी नई और प्रोग्रेसिव सोच का हिस्सा है। चलिए, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, चौथा भाग, डाइवर्स लिटरेरी वर्ल्ड्स। आइए देखते हैं कि इस मॉडर्न पेडागॉजी को आकार देने के लिए आखिर किताब के अंदर रखा क्या गया है। अब इस स्लाइड पर बने चार्ट को देखिए, क्या गजब का बैलेंस है। 8 कविताएं, 6 नॉन फिक्शन लेख, 5 कहानियां और 2 नाटक। इस संकलन में अलग अलग साहित्यिक विधाओं का एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन बनाया गया है। हर एक अंश को बड़ी सावधानी से चुना गया है ताकि पढ़ने वाले को साहित्य के हर रंग और हर फॉर्म का पूरा अनुभव मिल सके, एकदम बैलेंस्ड डाइट की तरह। अगर हम सिर्फ कहानियों वाले हिस्से यानी फिक्शन को देखें तो इसमें 5 अलग अलग संस्कृतियों के समकालीन लेखकों को शामिल किया गया है। गैब्रियल गार्सिया मार्केस की फैंटेसी और रियलिटी पर आधारित कहानी, जेम्स जॉयस की एलिनेशन वाली थीम या बीशू मिन की एक माँ की संवेदनशीलता।
ये लिस्ट अपने आप में इस बात का सबूत है कि कैसे जानबूझकर इन जटिल और गहरे विषयों को युवा पाठकों के सामने लाया गया है ताकि उनकी सोच का दायरा बढ़ सके। और नॉन फिक्शन में तो विषयों की विशालता आपको हैरान कर देगी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ स्वतंत्रता पर बात कर रहे हैं, वर्जीनिया वुल्फ अपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक दिखा रही हैं, यहाँ तक कि इंगमार बर्गमन द्वारा फिल्म मेकिंग की कला और आइजैक एसिमोव के साइंस फिक्शन तक को शामिल किया गया है। ये करिकुलम पुराने क्लासिक ऐसे स्ट्रक्चर को बड़ी ही निडरता के साथ आज के रोचक विषयों के साथ जोड़ता है। एक ही किताब में इतनी वैरायटी मिलना वाकई अनोखा है। कविताओं के खंड में एक शानदार सिमेट्री बनाई गई है। इसे बिल्कुल इस तरह डिजाइन किया गया है कि स्टूडेंट्स क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी दोनों तरह की कविताओं की बारीकियों को समझ सकें। एक तरफ आपके पास डन, मिल्टन और ब्लेक जैसे क्लासिकल दिग्गज हैं, तो दूसरी तरफ येट्स, एमिली डिकिंसन, ए.के. रामानुजन और कमला दास जैसे आधुनिक विचारक। और सबसे दिलचस्प बात, इसमें विलियम ब्लेक के स्वयं के हाथ से बनाए गए चित्रों को भी शामिल किया गया है। ये छोटी छोटी डिटेल्स पढ़ने के अनुभव को कितना समृद्ध बनाती है। और नाटक की विधा को भी पीछे नहीं छोड़ा गया है। इस किताब में 2 बेहतरीन प्लेस शामिल हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की चांदलिका और गिरीश कर्नाड की ब्रोकन इमेजेस। ये दोनों ही रचनाएं दिमाग के आंतरिक संघर्ष को उजागर करती हैं। एक अस्पृश्य लड़की का मनोवैज्ञानिक संघर्ष हो या किसी लेखक के अचानक मिली शोहरत के बाद की दुविधा, ये विषय सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इन पर क्लास में होने वाली चर्चाओं के लिए एक बहुत प्रभावशाली जरिया है। तो आइए अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, एम्पावरिंग द लर्नर। इन सब कहानियों और कविताओं का आखिर क्लास में प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे होता है? सबसे कमाल की बात यह है कि इस नए फ्रेमवर्क में फोनोलॉजी या ग्रामर सिखाने के लिए कोई अलग से बोरिंग किताब नहीं थोप दी गई है, बल्कि सीखने का तरीका ऑर्गेनिकली इन 3 स्टेप्स पर चलता है: इनसाइटफुल रीडिंग, लिटरेरी अप्रिसिएशन और कॉन्टेक्सचुअल ग्रामर। यानी इन्हीं चुनी हुई कहानियों और कविताओं के भीतर से ग्रामेटिकल और फोनेटिक पैटर्न्स निकालकर समझाए जाते हैं। नियम रटने के बजाय उन्हें पाठ के संदर्भ में समझना ही तो इस नए फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी खूबी है। तो अंत में एक बड़ा और गहरा सवाल हम सबके सोचने के लिए यहाँ छूट जाता है। इस तरह का केयरफुली चुना गया साहित्य आने वाली पीढ़ियों के दिमाग को किस तरह आकार देता है? जब हम शिक्षा को सिर्फ किताबें रटने और एग्जाम पास करने की जगह सक्रिय चर्चा और दुनिया को समझने का एक जरिया बना देते हैं, तो उसका प्रभाव पूरी जिंदगी रहता है। ये सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना नहीं है, ये दुनिया को अलग अलग नजरियों से देखना सीखना है। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको शिक्षा के इस बेहतरीन दर्शन को समझने में मदद मिली होगी। हमारे साथ इस सफर पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।